करें, शुरू करें। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कल लास्ट हमने कौन सा पूरा किया था? डेयरी। नया कौन सा शुरू करना है? एग्रीकल्चर, कृषि बाकी है ना। हेडिंग डाल दो, राजस्थान में कृषि, एग्रीकल्चर इन राजस्थान, राजस्थान में कृषि। राजस्थान में कृषि, ठीक है। एक बार सुन लो। एक तो राजस्थान जो है, या भारत के संदर्भ में भी पढ़ते हैं, लगभग 58% आबादी किस पर निर्भर है? कृषि पर। और इसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान कितना परसेंट है? 18%। राजस्थान में कृषि की बात करें तो राजस्थान की अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है। किस पर आधारित है? वर्षा पर आधारित। भारत की बात करें या राजस्थान की बात करें, और इसलिए भारत की कृषि या राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ या गैम्बल ऑफ मानसून के नाम से जाना जाता है। इस कृषि के टॉपिक में जिन जिन टॉपिकों पर मैं चर्चा करूंगा, एक तो फर्स्ट, फसलों के प्रकार जो मैंने डिटेल में इंडिया में भी पढ़ाए, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। फिर दूसरे टॉपिक पर चर्चा करूंगा टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार कौन कौन से, उस पर। इसके बाद थर्ड, कृषि की नवीन प्रवृत्तियां, न्यू ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर। इसके बाद बात करूंगा कृषि से संबंधित क्रांतियां। इसके बाद सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है राजस्थान की परीक्षा में, वो है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान। आरएस मेंस में भी 10 नंबर तक के पूछे गए, भारत राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। और पिछली ऑब्जेक्टिव की परीक्षा अगर 5 साल में देखें, अगर एग्रीकल्चर के 50 बार क्वेश्चन आए तो लगभग 40 बार कृषि जलवायु प्रदेशों से ही क्वेश्चन आए हुए, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। तो भारत के कृषि जलवायु प्रदेश में राजस्थान से संबंधित कौन कौन से कृषि जलवायु प्रदेश है, उस पर बात करेंगे। और इसके बाद राजस्थान में प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, उनका उत्पादन, ठीक है। और इसके बाद राजस्थान में कृषि से संबंधित जो सरकार की योजना है उस पर बात करेंगे, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन की 3 लाइन लिख देते हैं, फिर आता हूं मैं फसलों के प्रकार पर। लिखो, राजस्थान की लगभग 58% आबादी, लगभग 58% आबादी कृषि पर निर्भर है। जिसका सकल घरेलू उत्पाद, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 18%, लगभग 18%। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, राजस्थान ब्रैकेट में भारत की कृषि वर्षा आधारित है, वर्षा आधारित है।
अतः इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ कहा जाता है। ठीक है, हेडिंग डाल दो, कृषि फसलों के प्रकार। कृषि फसलों के प्रकार। ठीक है, एक तो फसलें ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की, एक पहली खरीफ, दूसरी रबी और तीसरी जायद। खरीफ, रबी और जायद। एक तो खरीफ की फसल, बुवाई का समय जून जुलाई, यानी कि बोते समय तापमान अधिक। कटाई का समय अक्टूबर नवंबर। बोते समय तापमान अधिक और काटते समय तापमान कम, और इस कारण इसको क्या कहा जाता है? स्यालू। किस नाम से संबोधित किया जाता है? स्यालू। राजस्थान में इसकी प्रमुख खाद्यान्न, तो खरीफ की फसल की प्रमुख खाद्यान्न कौन कौन सी? मक्का, ज्वार, बाजरा और चावल। खाद्यान्न फसलें मक्का, ज्वार, बाजरा और चावल। इसके बाद दलहन। खरीफ की दलहन फसलों में कौन कौन सी आएगी? मूंग, उड़द, तुअर, इसी को अरहर। इसके बाद चवला, इसी को लोबिया। प्रमुख दलहन फसलें कौन कौन सी है? मूंग, उड़द, तुअर और चवला। इसके बाद दलहन प्लस तिलहन, यानी कि दलहन और तिलहन दोनों की श्रेणी में आती है सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली दोनों द्विबीजपत्री है, तो दलहन में भी आती है और दोनों से तेल निकाला जाता है, इसलिए वह तिलहन की श्रेणी में भी आती है। इसके बाद ऑयल सीड तिलहन फसलें, और तिलहन फसल में एक तो तिल और अरंडी। इसके बाद अन्य फसलों में कपास, गन्ना और ग्वार। तो एक तो खरीफ की फसल, बुआई का समय जून जुलाई, कटाई का समय अक्टूबर नवंबर, बोते समय तापमान अधिक, काटते समय तापमान कम, और इस कारण इसको स्यालू। परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की खाद्यान्न है, कौन सी खरीफ की दलहन है, कौन सी खरीफ की तिलहन। इसके बाद रबी की फसल, बोते समय तापमान कम, बुआई का समय अक्टूबर नवंबर और कटाई का समय मार्च अप्रैल। बोते समय तापमान कम, काटते समय तापमान अधिक, और इसी कारण इसको क्या कहेंगे? ओनालू। इसमें खाद्यान्न फसलें गेहूं और जौ। इसके बाद दलहन फसल में चना, मटर और मसूर। इसके बाद तिलहन फसलों में राई, सरसों, अलसी, तारामीरा और सूरजमुखी, सनफ्लावर। इसके बाद बीजीय मसाले धनिया, जीरा और मेथी। इसके बाद जायद की फसल,
एक तो ग्रीष्मकाल की लघु अवधि में उगाया जाने वाला हरा चारा, सब्जियां, तरबूजा, खरबूजा और अन्य जो फसलें हैं उनको क्या कहा जाता है, जायद। इसके बाद फसलों के कुछ प्रकार, जिसमें एक तो उर्वरक फसलें, फर्टिलाइजर क्रॉप, यानी कि वह फसलें जो भूमि की प्राकृतिक रूप से उर्वरकता को बढ़ाती है, उनको हम फर्टिलाइजर क्रॉप कहते हैं। फर्टिलाइजर क्रॉप में जितनी भी दलहन फसलें हैं वो किस में आएगी, उर्वरक फसलें। दलहन फसलें उर्वरक फसलें क्यों हैं? क्योंकि दलहन फसलों की जो जड़ें होती है उसमें गांठें होती है और उन गांठों में जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। और राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की विमुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके भूमि की उर्वरकता को बढ़ा देता है। और इसलिए कोई भी दलहन फसल है तो उसको हम फर्टिलाइजर क्रॉप में सम्मिलित करेंगे। इसके साथ साथ हरी खाद के रूप में काम आने वाली ग्वार, ढेचा, सनई और एजोला, ये एल्गी के रूप में एजोला, और इसके बाद नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये सारी की सारी किस में आ जाएगी, फर्टिलाइजर क्रॉप में। इसके बाद फ्यूल क्रॉप या ईंधन फसलें, यानी कि वह फसलें जिनसे क्या प्राप्त होता है, बायोडीजल। ठीक है, अभी पेट्रोल पंप पर E20 1 अप्रैल से कौन सा पेट्रोल बिक रहा है, 20% एथेनॉल मिश्रित। भारत सरकार नई नीति लेके आ रही है जहां पर E80 से E100 करने पर विचार है, यानी कि कोई पेट्रोल नहीं, सारा का सारा खाने का तेल, जिससे भाई अब खाने के तेल से दिया तो जला ही रहे हो, नहीं जला रहे हो क्या, इससे गाड़ियां भी तो चल सकती है। तो बायोडीजल की जो पॉलिसी में चेंज किया है वो भारत सरकार 2030 तक धीरे धीरे E20 को E100 तक ले जाने पर विचार कर रही है, ताकि हमारी विदेशों पर जो फ्यूल की निर्भरता है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, तो एक तो वर्तमान में E20, बायोडीजल। बायोडीजल के लिए प्रमुख फसलें कौन कौन सी, तो एक तो जेट्रोफा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रतनजोत। इसके बाद करंज, करंज के जो बीज होते हैं उससे ऑयल निकाला जाता है, सीधे बायोडीजल के रूप में काम आता है। इसके बाद चावल, मक्का, इसके बाद गन्ना। इससे एथेनॉल प्राप्त किया जाता है या मांड के रूप में इसको उपयोग में लाया जाता है। तो एक तो उर्वरक फसलें कौन कौन सी है, इसके बाद फर्टिलाइजर क्रॉप कौन कौन सी, इसके बाद मोटा अनाज, क्या है मोटा अनाज, वह अनाज जिसमें फाइबर की मात्रा और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, उस प्रकार के अनाज को मोटा अनाज कहा जाता है। ये अभी 6ठी 7वीं 8वीं की जो राजस्थान अध्ययन नहीं आई है उसमें इसी को शी अन्न के रूप में जोड़ा है। और शी अन्न के अंतर्गत मोटे अनाज में कौन कौन सी चीजें आती है, तो ज्वार, बाजरा, जई, जई इंग्लिश में ओट्स, जई। इसके बाद रागी, इसके बाद कोदू,
इसके बाद व्रत करते हो और उपयोग में लाते हो कांगणी। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, रागी, कोदू और कांगणी इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है मोटा अनाज के रूप। एक बार इतना लिख देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। लिखे, ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की। ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की। नंबर 1, खरीफ की फसल। खरीफ, बुआई का समय जून जुलाई। बुआई का समय जून जुलाई। कटाई का समय अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर। बोते समय तापमान कम, बोते समय तापमान अधिक। बोते समय तापमान अधिक। काटते समय तापमान कम। ब्रैकेट में लिख दो, इसे स्यालू कहा जाता है। इसे स्यालू कहा जाता है। लिखे, खाद्यान्न, फूड ग्रेन। खाद्यान्न, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल। इसके बाद दलहन। दलहन, मूंग, उड़द, तुअर, ब्रैकेट में अरहर। इसके बाद चवला, ब्रैकेट में लोबिया। चवला, ब्रैकेट में लोबिया। इसके बाद दलहन प्लस तिलहन। सोयाबीन एवं मूंगफली। सोयाबीन एवं मूंगफली। इसके बाद तिलहन। तिल एवं अरंडी। तिल एवं अरंडी। इसके बाद अन्य फसलें, ग्वार, कपास और गन्ना। ग्वार, कपास और गन्ना। इसके बाद नंबर 2, रबी की फसल। रबी की फसल।
बुवाई अक्टूबर नवंबर, बुवाई अक्टूबर नवंबर। कटाई मार्च अप्रैल। बोते समय तापमान कम, बोते समय तापमान कम, काटते समय तापमान अधिक, काटते समय तापमान अधिक। ब्रैकेट में इसे उनालू कहते हैं, उनालू। इसके बाद खाद्यान्न, गेहूं और जौ। इसके बाद दलहन, चना, मटर, मसूर। इसके बाद तिलहन, राई, सरसों, अलसी, अलसी, तारामीरा, तारामीरा और सूरजमुखी। इसके बाद बीजीय मसाले, बीजीय मसाले, धनिया, जीरा और मेथी। इसके बाद जायद की फसल, जायद, ग्रीष्मकाल की, ग्रीष्मकाल की लघु अवधि में उगाए जाने वाली सब्जियां, हरा चारा, तरबूजा, खरबूजा, इत्यादि। इसके बाद नोट करके लिखो, मोटा अनाज, मोटा अनाज। ब्रैकेट में श्री अन्न, श्री अन्न। देखो ज्वार, बाजरा,
ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, रागी, जई, रागी, कोदू और कांगड़ी। इसके बाद उर्वरक फसलें। उर्वरक फसलें विभिन्न दलहनें, विभिन्न दलहनें, ग्वार, ग्वार, ढीचा, ग्वार, ढीचा, सनई, सनई, एजोला, एजोला और नील हरित शेवाल, नील हरित शेवाल। इसके बाद ईंधन फसलें, ईंधन फसलें, फ्यूल क्रॉप। ईंधन फसलों में लिखें जेट्रोफा, जेट्रोफा ब्रैकेट में रतनजोत, रतनजोत। इसके बाद करंज, करंज। इसके बाद मक्का, चावल, गन्ना। एक और लिख देना, राजस्थान में जितने भी बायोडीजल के प्लांट लग रहे हैं बायोडीजल पॉलिसी में, उसमें ज़्यादातर नेपियर का उपयोग किया जा रहा है। नेपियर, नेपियर घास होती है बांस जैसी, उसका उपयोग किया जाता है बायोडीजल निर्माण। लिख दो नेपियर। नेपियर चारा है, वैसे हरा चारा है, बांस जैसा आता है, उसका उपयोग भी बायोडीजल निर्माण में किया जा रहा है। राजस्थान में जितने भी बायोडीजल के प्लांट लग रहे हैं वो सारे के सारे नेपियर आधारित। ठीक है, नेपियर वैसे पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा है, बांस की प्रजाति की होती है, तेजी से बढ़ती है। तो नेपियर जो है वो बायोडीजल, वैसे सारे कृषि अपशिष्ट है उसका बायोडीजल निर्माण में उपयोग किया जाने लगा। और बायोडीजल रिफाइनरियाँ जितनी जल्दी बनेगी, एक तो हमारे पंजाब हरियाणा के किसान के द्वारा जो चावल की डंठल जलाई जाती है उसका उपयोग भी अब बायोडीजल निर्माण में किया जाने लगा है। चावल की जो भूसी होती है जिसमें कणी होती है, छोटे छोटे कण होते हैं, उसका उपयोग भी बायोडीजल निर्माण में किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, नेपियर घास है। एग्रीकल्चर के आंकड़े बजट के नए लिखवाऊंगा, ठीक है, इसलिए नहीं लिखवाए अभी। जितने भी नए हैं पहले आपको लिखवाए वो सारे पुराने, जो भी नया चेंज होगा उसको देख के फिर लिखवाऊंगा। अधिकांश ने तो पढ़ रखा है नहीं ये टॉपिक। ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। एक बार सुना रहा हूं। एक तो कृषि का पहला प्रकार वर्षा पर, वर्षा के आधार पर। तो वर्षा के आधार पर कृषि दो प्रकार की, एक शुष्क कृषि और दूसरी है आर्द्र कृषि। शुष्क कृषि
यानी कि वह कृषि जो वर्षा आधारित कृषि होती है। इस वर्षा आधारित कृषि को हम भारत में बारानी कृषि और राजस्थान में खड़ीन के नाम से संबोधित किया जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ीन। हमने लिखा है राजस्थान में कि पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा एक तरफ पत्थर की दीवार और दोनों तरफ मिट्टी की पाल डालकर वर्षा जल संरक्षण की तकनीक खड़ीन कहलाती। और खड़ीन की जो खड़ीन में क्या है कि जल तो रहता नहीं है, 1-2 महीने में जल क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो जो भूमि गीली होती है उस पर जो कृषि की जाती है उसको खड़ीन कृषि भी कहा जाता है। और ये सवाल आपसे इसलिए पूछ सकता है क्योंकि 12th की जो ज्योग्राफी है उसमें आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि दोनों को डिवाइड कर रखा है वर्षा के आधार पर। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, 70 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ पर केवल और केवल वर्षा आधारित कृषि होती है। और उस वर्षा आधारित कृषि को हम भारत में बारानी कृषि और राजस्थान में खड़ीन के नाम से जानते हैं। सामान्यतः इसको ड्राई फार्मिंग या शुष्क कृषि के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 नहीं लिखवा है। नंबर 2 आर्द्र कृषि। वह कृषि जहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 70 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होगी तो नदी, नालों और तालाबों में पर्याप्त जल होगा, तो सिंचाई आधारित कृषि को आर्द्र कृषि कहा जाता है। यानी कि सिंचाई आधारित जो कृषि है उसी को हम क्या कहेंगे? आर्द्र कृषि। तो वर्षा के आधार पर एग्रीकल्चर के कितने टाइप हो गए? 2। इसके बाद नंबर 3 स्थानांतरित कृषि, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर। एक तो स्थानांतरित कृषि विश्व में जनजातियों के द्वारा की जाती। स्थानांतरित कृषि में झाड़ जंकाड़ को काटा जाता है, जो भी अपशिष्ट होते हैं उनको आग लगा दी जाती। तो काटने को कहते हैं श्लेष, जलाने को कहते हैं बर्न। तो इसे श्लेष एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। अरावली के दक्षिणी ढालों पर भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वालरा कहा जाता है। राजस्थान की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, RS मेंस में भी 2 नंबर का पूछा जा चुका है। वालरा क्या है? तो अरावली के दक्षिणी ढालों पर भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि जिसे वालरा कहा जाता है। इस अरावली के दक्षिणी ढालों के मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को दजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दजिया। जबकि दक्षिणी ढालों के पहाड़ी भागों पर की जाने वाली कृषि को चीमाता कहा जाता है। तो एक तो वालरा क्या है? तो अरावली के दक्षिणी ढालों पर भीलों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। उसका एक प्रकार दजिया, यानी कि दक्षिणी ढालों का जो प्लेन एरिया है उस पर की जाएगी तो उसको कहेंगे दजिया, और पर्वतीय शिखरों पर की जाएगी तो उसको क्या कहा जाता है? चीमाता। और परीक्षा में कहीं पूछ ले कि राजस्थान में स्थानांतरित कृषि की प्रमुख फसल, तो कोदू और कांगड़ी, झाड़ोल फलासिया वाला जो क्षेत्र है वहां पर प्राकृतिक रूप से कोदू और कांगड़ी की जो फसल है वह ली जाती। तो दूसरी कौन सी होगी? स्थानांतरित कृषि। इसके बाद नंबर 3 वेदिका कृषि। वेदिका को इंग्लिश में कहते हैं टेरेस। इसी को हिंदी में कहेंगे समोच्च रेखीय कृषि। समोच्च रेखीय कृषि को इंग्लिश में कहते हैं कंटूर फार्मिंग। इसी को सीढ़ीदार कृषि, इसी को स्टेप फार्मिंग भी कह सकते हैं। तो तीनों एक ही है। वेदिका कृषि पूछे, समोच्च रेखीय कृषि पूछे या सीढ़ीदार कृषि पूछे। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल के विपरीत ये स्लोप है, उस स्लोप के विपरीत या तो खेत बना दिए जाए या हल चलाया जाए। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने, सॉइल एरोजन को रोकने और भूमि की आर्द्रता को बढ़ाने के लिए कौन सी कृषि की जाती है? तो वेदिका कृषि, समोच्च रेखीय कृषि या सीढ़ीदार कृषि।
तो कृषि का चौथा प्रकार कौन सा? वेदिका कृषि या समोच्चरेखीय कृषि। या प्रश्न क्या पूछ सकता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि की आर्द्रता को बढ़ाने के लिए और मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी कृषि उपयुक्त है? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में है, विश्व में कृषि लिखा है, इसमें ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं टॉपिक आता है तो टॉपिक की जो जनरल चीजें वो चाहे राजस्थान पढ़ा रहा हूं या इंडिया पढ़ा रहा हूं, सब में डिटेल में इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि क्वेश्चन अभी जो पूछ रहा है, अगर आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने तो लैब असिस्टेंट का पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले परीक्षाएं होती थी नॉलेज लेवल पर, पूछ लेता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल राइट करके आ जाते। अब चंबल के बारे में 4 कथन बोलेगा और उसके बाद कहेगा कि कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखना कि आपने बीएड अगर किया है या एसटीसी किया है तो एक नॉलेज लेवल के ऑब्जेक्टिव आप बनाते हो, फिर अंडरस्टैंडिंग के बनाते हो और एप्लीकेशन के बनाते हो। तो एप्लीकेशन वाला ऑब्जेक्टिव नहीं बनता हमसे। बच्चे केवल लिख देते हैं कि छात्र मानचित्र का निर्माण कर सकेंगे, तो एग्जाम वो जो पढ़ाने वाला बीएड वाला वो भी मान लेता है क्योंकि उसको खुद को भी नहीं आते। क्योंकि जिसने ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी नहीं पढ़ी है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन जिसको नहीं आते, या फ्लेंडर का 10 कैटेगरी सिस्टम नहीं आता है, उसको किसी भी हालत में ऑब्जेक्टिव बनाना भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो जिन्होंने बीएड किए उन्होंने फ्लेंडर 10 कैटेगरी सिस्टम क्या ये भी पता नहीं होगा क्योंकि क्लास में किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। तो जो टीचिंग होती है जिसको हम मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल, तो ये क्वेश्चन रिफ्लेक्टिंग लेवल के आ रहे हैं, मतलब आपको नॉलेज है, आपको समझ है, उसमें से आपको एनालिसिस करके आंसर देना है। ठीक है, साइंस वाला पेपर इतना टफ नहीं था, ज्योग्राफी के पेपर में अच्छे और जो बच्चे स्कूल लेक्चरर की तैयारी करके नेट किए हुए उनसे नहीं हुए पेपर। ठीक है, और मैं आप अगर अभी क्या कि दिन भर कोई न कोई ड्यूटी चलती रहती है और इसलिए मैं आपको उन क्वेश्चनों को, जितने भी अभी क्वेश्चन आए साल भर के, मैं आपको क्वेश्चनों की पीडीएफ को एनालिसिस करके बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है, इसके पीछे आंसर राइट होने का लॉजिक क्या है। वहां तक नहीं पहुंचोगे तो पढ़ाई का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। मैं अब कह रहा हूं वहां तक पहुंचना पड़ेगा और पहुंचने की पहली शर्त है पूरा याद हो। मैं पूछूं कि ये पढ़ाया था तो आप लोग जवाब नहीं देते हो कि ये पढ़ाया था। ठीक है, और प्रत्येक विषय को रिवाइज करते करते एक स्थिति में पहुंच जाएंगे कि 6-7 दिन में सारा रिवीजन हो जाए, तब तो पढ़ाई काम की है, नहीं तो नहीं आएगी काम। बात कर रहा था मैं वेदिका कृषि पर। इसके बाद है रिले कृषि। रिले कृषि भी लिखवाई थी। एक तो रिले कृषि, कृषि का वह प्रकार जिसमें 2 भिन्न परिपक्वन और परिवर्धन काल की फसलों को एक साथ बोया जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि खरीफ की फसल में मक्का 60 दिन में तैयार हो जाती, तुअर को 120 दिन लगते हैं। तो अगर आपने केवल खेत में तुअर बोई है तो तुअर के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी, केवल मक्का बोई है तब भी क्या है, जगह छोड़नी पड़ेगी। कि भूमि के गहनतम उपयोग, इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड, भूमि के गहनतम उपयोग और मृदा अपरदन को रोकने के लिए 2 भिन्न परिपक्वन एवं परिवर्धन काल की फसलों को एक साथ बोना रिले कृषि कहलाता है। रिले, आप रिले दौड़ नहीं होती है जिसमें 100 मीटर दौड़ के एक झंडी दूसरे को थमा देता है, दूसरा 100 मीटर दौड़ता है, 400 मीटर की रिले रेस होती है। तो वैसे ही 1-2 भिन्न परिपक्वन और परिवर्धन काल की फसलों को एक साथ बोया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, रिले कृषि। इसके बाद कृषि का प्रकार संविदा कृषि, कॉन्टैक्ट फार्मिंग। जो हमारे कृषि बिल आए थे, लंबे समय तक किसान धरने पर बैठे और सरकार ने जो कृषि बिल ले लिए थे उसमें संविदा कृषि का प्रावधान था। संविदा कृषि क्या है, तो किसी
व्यक्ति या संस्था द्वारा किसानों की भूमि को निश्चित अवधि तक लीज पर लिया जाता है और किसानों को उसके बदले में नगद भुगतान कर दिया जाता है, उस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? संविदा कृषि। संविदा कृषि की जरूरत क्यों पड़ी कि मान लीजिए हम 4 भाई हैं, हमारे पास केवल 5 बीघा जमीन है पैतृक। अब पैतृक भूमि में 4 भाइयों का बंटवारा हो गया, तो 1-1 बीघा 4 भाइयों की और 1 बीघा मम्मी पापा ने अपने पास रख ली। अब जो भूमि है उस भूमि पर खेती करके मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता। अगर भरण पोषण नहीं कर सकता तो वो आर्थिक जोत नहीं है, इकोनॉमिक फील्ड नहीं है। खेत की परिभाषा में आर्थिक जोत इकोनॉमी में पढ़ते हैं, यानी कि वह भूमि जिससे किसान अपने परिवार का भरण पोषण कर सके उसे आर्थिक जोत कहते हैं। अब आर्थिक जोत नहीं है तो मैं क्या करूंगा? शहर में आ जाऊंगा, दूसरा काम धंधा करूंगा, बरसात होते ही मैं बेल लेके वापस खेत में थोड़ी जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो भूमि क्या हो रह जाएगी? पड़ी रह जाएगी। तो सरकारें पड़त भूमि की, पैतृक भूमि में बंटवारे के कारण पड़त भूमि की समस्या, फेलोलोन की समस्या के समाधान के लिए वर्तमान में किस भूमि को, किस कृषि को बढ़ावा दे रही है? संविदा कृषि। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो नया कंसेप्ट है, जिसमें जो एक संस्था या एक व्यक्ति जो कृषि का एक्सपर्ट है वो किसानों की भूमि को लीज पर ले लेता है और उस पर कृषि करने का कार्य। तो उससे 2 फायदे, किसान को नगद भुगतान मिल जाता है, दूसरा भारत में बढ़ती आबादी के साथ साथ कृषि भूमि में कमी हो रही है। ज्योग्राफी इंडिया में तो मैंने लिखवाया कि विश्व में सर्वाधिक कृषि भूमि रखने वाला देश भारत है। भारत विश्व का अकेला देश है जिसका 43% लैंड एग्रीकल्चर लैंड है। हमारे पास जनसंख्या, इसलिए हम भरण पोषण अभी भी कर पा रहे हैं। हम खाद्यान्न उत्पादन में आज भी आत्मनिर्भर है, जबकि हम पहुंच कहां गए? 1.46 मिलियन, सॉरी 1.46 अरब, 146 अरब आबादी के आसपास हम 1.46 अरब के आसपास हम पहुंच चुके। इसके बावजूद भी हम, कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा नहीं सो रहा है। तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या संविदा कृषि क्या, इसके बाद मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि को मैंने 2 भाग लिखवा रखा है। एक तो मिश्रित कृषि जब भी पूछे तो इंग्लिश पढ़े बिना जवाब नहीं देना। मिक्स्ड एग्रीकल्चर लिखा है तो कृषि के साथ पशुपालन है, और मिक्स्ड फार्मिंग लिखा है तो एक फसल के साथ दूसरी फसल है। तो मिश्रित कृषि जब भी पूछे तो इंग्लिश पढ़नी है। मिक्स्ड एग्री लिखा है तो कृषि के साथ पशुपालन, और मिक्स्ड फार्मिंग लिखा है तो एक फसल के साथ दूसरी फसल, जैसे गेहूं के साथ चना, यह कहलाया गया मिक्स्ड फार्मिंग। इसके बाद जैविक कृषि, वर्तमान में बहुत बड़ी डिमांड है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। कारण क्या है कि हरित क्रांति के पश्चात बड़े पैमाने पर इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी, वर्टिसाइड, खरपतवारनाशी, और पेस्टिसाइड, जीवाणुनाशी। इंसेक्टिसाइड, वर्टिसाइड, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का बड़े पैमाने पर उपयोग हो चुका है। ये बड़े पैमाने पर उपयोग से अब बायोमैग्निफिकेशन हो चुका है। जैव सांद्रण, यानी कि जितने भी जहरीले तत्व है वो फूड चेन के माध्यम से मानव शरीर तक पहुंच गए, और इसलिए पंजाब जैसे राज्यों से कैंसर ट्रेनें चलती है। पहले कैंसर किसी शहर में 1 केस सुना जाता था, अब अगर जांच कर ली जाए ना तो भारत के प्रत्येक परिवार में कैंसर है किसी न किसी प्रकार का। आइडेंटिफाई होता है तब तक व्यक्ति मृत्यु की अवस्था में पहुंच जाता है, और इसलिए सामान्यतः ग्रामीण लोग जो है वो जांचें कराने नहीं जाते। और इसलिए कैंसर जो है इसके आम बीमारी होने के पीछे का कारण क्या? बायोमैग्निफिकेशन है। मैंने पहले भी बताया था ज्योग्राफी इंडिया पढ़ाते हुए, केरल का कासरगोड है, उस कासरगोड में विशेषकर केरल में जो खेती होती है वो मसालों की होती है, और 1 बीघा में भी अगर मसालों की खेती खराब हो गई तो इस व्यक्ति को कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। और इसलिए वो अंधाधुंध रूप में क्या करता है? पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और वर्टिसाइड का उपयोग करता है। तो वहां पर जितने भी जल स्रोत है
उसमें भी ये सारा मिल चुका है। और कासरगोड की ये हालत है कि महिलाओं में भ्रूण विकसित नहीं हो रहे, और अगर भ्रूण विकसित हो भी गए ना तो शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग है। ये पूरा का पूरा कासरगोड की स्थिति, ये बहुत भयावह स्थिति, क्योंकि विश्व का सबसे सस्ता जो कीटनाशक है एंडोसल्फान, जिसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था, एंडोसल्फान पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गिद्ध के समाप्ति का कारण डाइक्लोफिनेक, पशुओं की दर्द निवारक दवा, क्योंकि पशु जो होता है वो बीमार होता है तो उसको डाइक्लोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब डाइक्लोन, पशु मर गया तो उसका भक्षण कौन करते थे? गिद्ध। तो डाइक्लोफिनेक शरीर में जाने के बाद अनफर्टिलिटी हो जाती, मतलब बंध्याकरण हो जाता है, तो उसकी वजह से नई पीढ़ी आगे जन्म नहीं लेती। भारत सरकार ने पशुओं की दर्द निवारक दवा डाइक्लोफिनेक पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इंसान को आज भी दिया जा रहा है। आप जाओगे, डाइक्लोन नॉर्मल है, आप पैरासीटामोल के साथ डाइक्लोन की टेबलेट लेके आते हो, देख लेना डाइक्लोन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो डाइक्लोन सामान्यतः नहीं लेनी चाहिए, वे घातक है, शरीर के लिए पूरी तरह घातक है। लेकिन भारत में पशुओं के लिए तो बंद कर दिए, मानव के लिए इसको धड़ल्ले से बेचा जाता है डाइक्लोफिनेक। तो एक तो जैविक कृषि, यानी कि गोबर की खाद, हरी खाद और केचुए की खाद पर आधारित कृषि को जैविक कृषि कहा जाता है। भारत का पहला जैविक राज्य लिखवा चुका हूं, कौन सा? अभी पढ़ाया आपको तो कुछ दिन पहले, सिक्किम। भारत का पहला जैविक राज्य जहां पर किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर उपयोग में नहीं लिया जाता है, सिक्किम। राजस्थान का पहला जैविक जिला जो राजस्थान सरकार ने घोषित किया है, डूंगरपुर। जिस प्रकार संपूर्ण साक्षर है वैसा ही है वो। राजस्थान का संपूर्ण साक्षर जिला, जनजाति साक्षर जिला कौन सा है? डूंगरपुर। वास्तव में डूंगरपुर का साक्षरता प्रतिशत कम है, लेकिन उसको संपूर्ण साक्षर कागजों में घोषित कर रखा है। तो वैसे ही कागजों में राज्य का जैविक जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर है। भले डूंगरपुर के आप हो, आपके घर पर यूरिया डीएपी पड़ा हुआ है, किसान वहां लाइन पे लगे हुए, लेकिन राज्य सरकार प्रश्न पूछे तो राइट करके आना है डूंगरपुर। तो एक तो गोबर की खाद, केचुए की खाद और किस पर आधारित कृषि? केचुए की खाद और हरी खाद पर आधारित कृषि को हम क्या कहेंगे? जैविक कृषि कहते हैं। इसके बाद वाणिज्यिक कृषि, यानी कि वह कृषि जिसका उद्देश्य एकमात्र नगदी है, उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसके बाद बागवानी कृषि, फलदार पेड़ पौधों की कृषि को क्या कहेंगे? बागवानी कृषि। और इसके बाद लास्ट ट्रक फार्मिंग। पढ़ाया ट्रक फार्मिंग? नगरों के परिधीय क्षेत्र में उगाया जाने वाला फल, सब्जियां, जिन्हें प्रतिदिन ट्रकों के माध्यम से नगर केंद्र में भेजा जाता है, उसे ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ट्रक कृषि में ट्रक में मिट्टी डाल के खेती नहीं करते। क्या करेंगे? नगरों के परिधीय क्षेत्र में जो फल और सब्जियां उगाई जाती है या फूल उगाए जाते हैं, उनको प्रतिदिन ट्रकों के माध्यम से नगर केंद्र में पहुंचाया जाता है। इसे ट्रक फार्मिंग। ये अगर आप 11-12 ज्योग्राफी पढ़ोगे, ये सारी चीजें लिखी हुई, और इसलिए जो जो कंटेंट मैं सम्मिलित कर रहा हूं ये सारा एनसीईआरटी का। 11-12 की ज्योग्राफी में जो आपके ये वर्ड इंडस्ट्रीज वगैरह दे रखा है, ये 12th की ज्योग्राफी में है। 12th की ज्योग्राफी में एक भारत और लोग, एक पार्ट जो है वो भारत से संबंधित है और एक पार्ट है मानव भूगोल, मानव भूगोल वाला वर्ड से संबंधित। ये सारी चीजें इसमें है, ठीक है। आप नहीं पढ़ोगे तो भी मैं हर रोज पढ़ाता हूं और इसलिए मैं पढ़ा दूंगा। मैंने एनसीईआरटी का कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आपके रजिस्टर में नहीं हो, ठीक है। तो एक तो एग्रीकल्चर के मैंने बहुत सारे प्रकार बोल दिए, लिखवा दूं थोड़ी देर? लिखो। कृषि के प्रकार। नंबर 1 शुष्क कृषि। शुष्क कृषि, वर्षा आधारित कृषि।
शुष्क कृषि, वर्षा आधारित कृषि। इसे भारत में बारानी कृषि, भारत में बारानी कृषि, बारानी बारानी कृषि तथा राजस्थान में खड़ीन कहा जाता है, खड़ीन कहा जाता है, राजस्थान में खड़ीन कहा जाता है। यह कृषि 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले, लेस देन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। नंबर 2, आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि सिंचाई आधारित कृषि, सिंचाई आधारित कृषि। वर्षा 70 सेंटीमीटर से अधिक, रेनफॉल मोर देन 70 सेंटीमीटर। नंबर 3, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि यह आदिम ब्रैकेट में लिख देना प्राइमेट, प्राइमेट। यह आदिम कृषि है जो जनजातियों द्वारा की जाती है, जो जनजातियों द्वारा की जाती है। इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। इसे स्लैश एंड बर्न, हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा जलाकर और काटकर, स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। भारत में इसे झूमिंग कृषि, भारत में इसे झूमिंग कृषि, तथा राजस्थान में इसे वालरा कहा जाता है। राजस्थान में इसे वालरा कहा जाता है। नोट करके लिखो वालरा, वालरा। अरावली के दक्षिणी ढालों पर, अरावली के दक्षिणी ढालों पर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, भील जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि यह 2 प्रकार की है। नंबर 1, दजिया, दजिया। दक्षिणी ढालों के मैदानी भागों पर, दक्षिणी ढालों के मैदानी भागों पर
नंबर 2 ची माता, ची माता, चा के ऊपर छोटी ई की मात्रा ची, ची माता। दक्षिणी ढालों के पर्वत शीर्ष पर, दक्षिणी ढालों के पर्वत शीर्ष पर। ची माता, ठीक है। इसके बाद लिखो नेक्स्ट, समोच्च रेखीय, नेक्स्ट समोच्च रेखीय, कौमा वेदिका, वेदिका या सीढ़ीदार कृषि, समोच्च रेखीय, वेदिका या सीढ़ीदार कृषि। पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने, मृदा अपरदन को रोकने तथा भूमि की आर्द्रता, भूमि की आर्द्रता को बढ़ाने के लिए भूमि की आर्द्रता को बढ़ाने के लिए ढाल के विपरीत, ढाल के विपरीत खेत विकसित कर की जाने वाली कृषि, की जाने वाली कृषि। इसके बाद रिले कृषि, रिले, रिले कृषि। भूमि के गहनतम उपयोग, भूमि के गहनतम उपयोग तथा मृदा अपरदन को रोकने के लिए भूमि के गहनतम उपयोग एवं मृदा अपरदन को रोकने के लिए दो भिन्न परिपक्वन एवं परिवर्धन, दो भिन्न परिपक्वन एवं परिवर्धन, परिवर्धन ग्रोइंग एंड मैच्योरिंग, परिपक्वन एवं परिवर्धन काल की फसलों को, काल की फसलों को एक साथ बोना, एक साथ बोना। जैसे मक्का एवं तुअर। इसके बाद बागवानी कृषि, बागवानी कृषि फलदार पेड़ पौधों की कृषि, फलदार पेड़ पौधों की कृषि, इसे हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है, इसे हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर HORT, हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है।
बागवानी कृषि होगी। इसके बाद संविदा कृषि, कॉन्टैक्ट फार्मिंग, संविदा कृषि पैतृक भूमि में बंटवारे के कारण, पैतृक भूमि में बंटवारे के कारण उत्पन्न पड़त भूमि की समस्या, पड़त भूमि की समस्या के समाधान हेतु सरकार इस कृषि को बढ़ावा दे रही है। सरकार इस कृषि को बढ़ावा दे रही है। इसके बाद जैविक कृषि, जैविक कृषि, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक, इसको कार्बनिक लिखा हुआ भी मिल जाए तो घबराना नहीं है। जैविक को कार्बनिक भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। क्योंकि अभी लैब असिस्टेंट में प्रश्न पूछा था तराई के बारे में, तो भाबर के नीचे का पंकिल भाग, तो जिसको पंक का मतलब कीचड़ पता नहीं है, उसके लिए वो प्रश्न का उत्तर कोई काम का नहीं है। ठीक है, और इसलिए मैं कह रहा हूं अगर सिलेक्शन लेना है, आप जितना पढ़ोगे, वोकेबुलरी अच्छी होगी, तो प्रश्न के उत्तर में क्या लिखा है वो समझ में आएगा। मैं तो पर्यायवाची शब्द मुझे लगता है कि हाँ ये ज्योग्राफी की टर्म है तो मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे ये काम पड़ा है। जिनको नहीं पढ़ा है वो केवल पढ़ के पढ़ा देते हैं, और पढ़ के पढ़ाने से वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लेवल तक नहीं पहुँचती, और नहीं पहुँचती है तो परीक्षा में लगता है कि हमने इसको पढ़ा ही नहीं। ठीक है, और इसलिए कह रहा हूँ कि खुद पढ़ना है, और समय मिलता है तो बेसिक किताबें जरूर उठानी। मतलब जब तक हम बेसिक कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं होने। ठीक है, और क्लास का टाइम हो गया, चलो ठीक है, कल लिखवा तो आगे वाला। ठीक है, और बाकी जितने भी हैं एक बार क्वेश्चन आंसर लिखो, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास समय बचता है रात को 11 साढ़े 11 बजे बाद, तो तब मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। एक जनरल क्वेश्चन होगा तो मैं क्लास में डिस्कशन कर दूंगा, आपको पता चलेगा कि लिखना कैसे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन डेली 1-2 क्वेश्चन आप करंट से भी तैयार करो, क्योंकि आईआर का जो आपका पार्ट है, वो आईआर का पार्ट में कोई सिलेबस की सीमा नहीं है, वो सीधा करंट से रिलेटेड आता है। करंट के तो आएंगे ही आएंगे, और इंटरनेशनल रिलेशन वाले जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसी से उठा के देते हैं, जो वैश्विक घटनाएं। ठीक है, तो डेली एक आध टॉपिक कोई टारगेट करो। अभी तक कौन ऐसा है जिसने वीबीजी राम जी के बारे में लिखा है? वीबीजी राम जी, वीबीजी राम जी क्या है ये तो पढ़ा? हाँ हाँ, महानरेगा का नया नाम। हमारे काम थोड़ी पड़ता है इनसे। कंपटीशन में आए हो तो पढ़ लेना, मैं तो याद दिला दूंगा, कोई याद नहीं दिलाएगा। ठीक है, थोड़े दिन बाद मैं करंट के भी आपको क्वेश्चन दूंगा। मेरे क्या है कि सरकारी काम खत्म ही नहीं होते। जनगणना का खास कार्य चल रहा है। ठीक है, हर रोज एक ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन अगर आप कुछ नहीं तो मोबाइल देखने की इच्छा तो होती है या नहीं होती? अनायास आता ही है। तो रील देखने के बजाय एक टॉपिक डाल दो, कोई भी इच्छा में आ जाए, जैसे कि हार्मोन संधि और उसके रणनीतिक पहलू, तो
आपको एआई पूरा जवाब और नीचे लिख के देगा कि ये जुटाई गई जानकारी